हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका कि नाम है आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। अब तक आप लोग को नाम याद ही होंगे अगर आप लोग मेरे सारे वीडियोस को फॉलो करते हैं। अगर नहीं फॉलो करते हैं, नए नए व्यूअर हैं, तो वेलकम, अ ग्रैंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो जैसा कि आप लोग को अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक टॉपिक खोला हुआ है, 3.2 नाम है जिसका उसका हेडिंग कुछ और है, मतलब 3.2 सब टॉपिक है ये। 3 टॉपिक का हमारा चैप्टर है 14, थीम 14 है। चैप्टर हमारा 5 है और अंडरस्टैंडिंग पार्टीशंस पॉलिटिक्स मेमोरीज एक्सपीरियंसेस चैप्टर का नाम है। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 बुक है हिस्ट्री का क्लास 12 NCERT, उसी का ये 3.2 टॉपिक है। इसी टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को और आगे पढ़ते जाएंगे जहाँ तक संभव हो सके। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इस वीडियो को। इस वीडियो में आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर आपको देखना है तो देखिए, इंटरेस्ट आएगा, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। लाइन बाय लाइन पढ़ने में बहुत अच्छे से समझ भी आता है। आप लोग को देखना ही चाहिए, देखना है तो देखिए, नहीं आप लोग को देखना ही चाहिए। तो चलिए बिना देरी की शुरू करते हैं फटाफट से। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। द प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937 एंड द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, यानी कि 1937 में प्रांतीय चुनाव और कांग्रेस मंत्रालय। एक और बात मैं कहना चाहूँगी जो कि मैं हर वीडियो में आजकल कह रही हूँ, क्योंकि मेरा जगह ऐसा है, व्हीकल्स की आवाज़ बैकग्राउंड में आ सकती हैं। तो अगर आपको उससे ऐसे मैं कोशिश करूँगी कि डिस्टर्बेंस ना हो, उससे ज़्यादा मैं उस साउंड को कम से कम करने की कोशिश करूँगी वीडियो एडिटिंग के टाइम। लेकिन अगर फिर भी वो आवाज़ें आए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। वो थोड़ा एकदम ऐसी जगह पे है ना कि कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग, तो सॉरी। बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। द प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937 एंड द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, 1937 में प्रांतीय चुनाव और कांग्रेस मंत्रालय। एक बात मैंने आप लोग को बताया, बैकग्राउंड में व्हीकल्स का आवाज़ आएगा। शायद मैंने ये बताया नहीं कि व्हीकल्स का आवाज़ आएगा, और तो बैकग्राउंड में अगर व्हीकल्स का आवाज़ आए तो उसके लिए सॉरी। चलिए शुरू करते हैं, अब शुरू कर ही देते हैं, बहुत हो गया। In 1937, elections to the provincial legislatures were held for the first time. प्रांतीय संसदों के गठन के लिए 1937 में पहली बार चुनाव कराए गए। Only about 10 to 12% of the population enjoyed the right to vote. इन चुनावों में मताधिकार केवल 10 से 12% लोगों के पास था। द कांग्रेस डिड वेल इन द इलेक्शंस, विनिंग एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन 5 out of 11 प्रोविंसेस एंड फॉर्मिंग गवर्नमेंट्स इन 7 of them. इन चुनावों में कांग्रेस के परिणाम अच्छे रहे। उसने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और 7 में अपनी सरकारें बनाई। इट डिड बैडली इन द कंस्टिट्यूएंसीज रिजर्व फॉर मुस्लिम्स, बट द मुस्लिम लीग ऑल्सो फेयर्ड पुअरली, पोलिंग ओनली 4.4% ऑफ द टोटल मुस्लिम वोट कास्ट इन दिस इलेक्शन। मुसलमानों के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, परंतु मुस्लिम लीग भी इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा नहीं कर पाई। उसे इस चुनाव में संपूर्ण मुस्लिम वोट का केवल 4.4% हिस्सा मिल पाया। The league failed to win a single seat in the northwest frontier province and could capture only 2 out of 84 reserved constituencies in the Punjab and 3 out of 33 in the Sindh. तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में उसे एक सीट भी नहीं मिली। पंजाब की 84 आरक्षित सीटों में उसे सिर्फ 2 प्राप्त हुई और सिंध में 33 में से 3 प्राप्त हुई। In the United Provinces, the Muslim League wanted to form a joint government with the Congress. संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी। The Congress had won an absolute majority in the province, so it rejected the offer. परंतु यहाँ कांग्रेस का संपूर्ण बहुमत था, इसीलिए उसने लीग की इस मांग को ठुकरा दिया। Some scholars argue that this rejection convinced the League that if India remained united, then Muslims would find it difficult to gain political power because they would remain a minority. कुछ विद्वानों का तर्क है कि इससे लीग के सदस्यों के दिलों में यह बात घर कर गई कि अगर भारत अविभाजित रहा तो मुसलमानों के हाथ में राजनीतिक सत्ता नहीं आ पाएगी, क्योंकि वे अल्पसंख्यक हैं। The League assumed, of course, that only a Muslim party could represent Muslim interest and that the Congress was essentially a Hindu party. ऐसी समझ के पीछे लीग की यह मान्यता थी कि मुस्लिम हितों का प्रतिनिधित्व एक मुस्लिम पार्टी ही कर सकती है और कांग्रेस एक हिंदू दल है। But Jinnah insistence that the League be recognized as the sole spokesman of Muslim could convince few at the time. Though popular in the United Provinces, Bombay and Madras, social support for the League was still fairly weak in 3 of the provinces from which Pakistan was to be carved out just 10 years later: Bengal, the NWFP and the Punjab. Even in Sindh, it failed to form a government.
It was from this point onwards that the League doubled its efforts at expanding its social support. परंतु जीना की जीत की लीग को मुसलमानों का एकमात्र प्रवक्ता माना जाए उस समय बहुत कम लोगों को मंजूर थी। लीग संयुक्त प्रांत बम्बई और मद्रास में लोकप्रिय थी, परंतु अभी भी उसका सामाजिक आधार बंगाल में काफ़ी कमज़ोर था और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत एवं पंजाब में न के बराबर था। सिंध में भी लीग सरकार नहीं बना पाई थी और केवल 10 साल बाद ही इन सभी प्रांतों से पाकिस्तान बनाया गया। इसीलिए इस काल से लीग ने सामाजिक समर्थन की अपनी कोशिशें दोहरी कर दी। The Congress ministries also contributed to the widening rift. कांग्रेस मंत्रालयों ने भी इस खाई को और गहरा कर दिया। In the United Provinces, the party had rejected the Muslim League proposal for a coalition government, partly because the League tended to support landlordism, which the Congress wished to abolish, although the party had not yet taken any concrete steps in that direction. संयुक्त प्रांत में पार्टी ने गठबंधन सरकार बनाने के बारे में मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, क्योंकि मुस्लिम लीग जमींदारी प्रथा का समर्थन करती प्रतीत होती थी, जबकि कांग्रेस उसको खत्म करना चाहती थी। यद्यपि कांग्रेस ने अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। Nor did the Congress achieve any substantial gains in the Muslim mass contact program it launched. In the end, the secular and radical rhetoric of the Congress merely alarmed conservative Muslims and the Muslim landed elite without winning over the Muslim masses. इस प्रकार कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्ष और रेडिकल बयानों से रूढ़िवादी मुसलमान और मुसलमान भूस्वामी तो चिंता में ही पड़ गए। कांग्रेस मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने में भी सफल नहीं हो पाई। Moreover, while the leading Congress leaders in the late 1930s insisted more than ever before on the need for secularism, these ideas were by no means universally shared lower down in the party hierarchy or even by all Congress ministers. इतना ही नहीं, 30 के दशक के आखिरी सालों में कांग्रेस के बड़े नेता धर्मनिरपेक्षता पर पहले से भी ज़्यादा जोर देने लगे थे, मगर कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक या कांग्रेस के मंत्री भी इन विचारों को पूरी तरह से सहमत नहीं थे। Maulana Azad, an important Congress leader, pointed out in 1937 that members of the Congress were not allowed to join the League, yet congressmen were active in the Hindu Mahasabha, at least in the central provinces, present-day Madhya Pradesh. मौलाना आज़ाद ने 1937 में यह सवाल उठाया कि कांग्रेस के सदस्यों को लीग में शामिल होने की छूट तो नहीं है, लेकिन उन्हें हिंदू महासभा में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता। उनके मुताबिक कम से कम मध्य प्रांत यानी वर्तमान मध्य प्रदेश में यही स्थिति थी। Only in December 1938 did the Congress Working Committee declare that Congress members could not be members of the Mahasabha. Incidentally, this was also the period when the Hindu Mahasabha and the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) were gaining strength. कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने दिसंबर 1938 में जाकर यह ऐलान किया कि कांग्रेस के सदस्य हिंदू महासभा के सदस्य नहीं हो सकते। प्रसंगवश यह वही समय था जब हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की ताकत बढ़ती जा रही थी। The latter spread from its Nagpur base to the United Provinces, the Punjab and other parts of the country in the 1930s. 30 के दशक में ही आरएसएस नागपुर से बढ़ते हुए संयुक्त प्रांत पंजाब और देश के अन्य भागों में फैला था। By 1940, the RSS had over 1 lakh trained and highly disciplined cadres placed to an ideology of Hindu nationalism and convinced that India was a land of the Hindus. 1940 तक आरएसएस के पास हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा के प्रति समर्पित अत्यंत अनुशासित 1 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता थे। उनका विश्वास था कि भारत केवल हिंदुओं का देश है। अब है थर्ड सब टॉपिक, द पाकिस्तान रिजोल्यूशन, यानी कि पाकिस्तान का प्रस्ताव। द पाकिस्तान डिमांड वाज फॉर्मलाइज्ड ग्रेजुअली। पाकिस्तान की स्थापना की मांग धीरे धीरे ठोस रूप ले रही थी। ऑन 23 मार्च 1940 द लीग मूव्ड अ रिजोल्यूशन डिमांडिंग अ मेजर ऑफ ऑटोनॉमी फॉर द मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव पेश किया। दिस एम्बिग्यूअस रिजोल्यूशन नेवर मेंशन पार्टीशन और पाकिस्तान। इस अस्पष्ट से प्रस्ताव में कहीं भी विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। इनफैक्ट सिकंदर हयात खान, पंजाब प्रीमियर एंड द लीडर ऑफ द यूनियनिस्ट पार्टी हु हैड ड्राफ्टेड द रिजोल्यूशन डिक्लेयर्ड इन अ पंजाब असेंबली स्पीच ऑन 1 मार्च 1941 that he was opposed to a Pakistan that would mean Muslim Raj here and Hindu Raj elsewhere.
If Pakistan means unalloyed Muslim Raj if in the Punjab, and then I will have nothing to do with it. He reiterated his plea for a loose, united confederation with considerable autonomy for the confederating units. बल्कि इस प्रस्ताव को लिखने वाले पंजाब के प्रधानमंत्री और यूनियनिस्ट पार्टी के नेता सिकंदर हायत खान ने 1 मार्च 1941 को पंजाब असेंबली को संबोधित करते हुए ऐलान किया था कि वह ऐसे पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध करते हैं जिसमें यहाँ मुस्लिम राज और बाकी जगह हिंदू राज होगा। अगर पाकिस्तान का मतलब यह है कि पंजाब में खालिस मुस्लिम राज कायम होने वाला है तो मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने संघीय इकाइयों के लिए उल्लेखनीय स्वायत्तता के आधार पर एक ढीले ढाले संयुक्त महासंघ के समर्थन में अपने विचारों को फिर दोहराया। The origins of the Pakistan demand have also been traced back to the Urdu poet Muhammad Iqbal, the writer of सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान के गठन की मांग उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल से शुरू होती है, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। In his presidential address to the Muslim League in 1930, the poet spoke of a need for a North-West Indian Muslim state. 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत पर जोर दिया था। इकबाल however was not visualizing the emergence of a new country in that speech but a reorganization of Muslim majority areas in the northwestern India into an autonomous unit within a single loosely structured Indian federation. मगर उस भाषण में इकबाल एक नए देश के उदय पर नहीं बल्कि पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिम बहुल इलाकों को एकीकृत शिथिल भारतीय संघ के भीतर एक स्वायत्त इकाई की स्थापना पर जोर दे रहे थे। अब है फोर्थ सब टॉपिक, द सडननेस ऑफ पार्टीशन, यानी कि विभाजन का अचानक हो जाना। We have seen that the league itself was vague about its demand in 1940. पीछे हम देख चुके हैं पाकिस्तान के बारे में अपनी मांग पर लीग की राय पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी। There was a very short time, just 7 years, between the first formal articulation of the demand for a measure of autonomy for the Muslim majority areas of the subcontinent and partition. उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए सीमित स्वायत्तता की मांग से विभाजन होने के बीच बहुत ही कम समय, केवल 7 साल रहा। No one knew what the creation of Pakistan meant and how it might shape people's lives in the future. Many who migrated from their homelands in 1947 thought that they would return as soon as peace prevailed again. किसी को मालूम नहीं था कि पाकिस्तान के गठन का क्या मतलब होगा और उससे भविष्य में लोगों की ज़िंदगी किस तरह तय होगी। 1947 में अपने मूल इलाके छोड़कर नई जगह जाने वालों में से बहुतों को यही लगता था कि जैसे ही शांति बहाल होगी वे लौट आएंगे। Initially, even Muslim leaders did not seriously raise the demand for Pakistan as a sovereign state. शुरुआत में मुस्लिम नेताओं ने भी एक संप्रभु राज्य के रूप में पाकिस्तान की मांग संजीदगी से नहीं उठाई थी। In the beginning, Jinnah himself may have seen the Pakistan idea as a bargaining counter useful for blocking possible British concessions to the Congress and gaining additional favors for the Muslims. शुरुआत में शायद खुद जिन्ना भी पाकिस्तान की सोच को सौदेबाजी के एक पैंतरे के तौर पर ही इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका भी सरकार द्वारा कांग्रेस को मिलने वाली रियायतों पर रोक लगाने और मुसलमानों के लिए और रियायतें हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। द प्रेशर ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑन द ब्रिटिश डिलेड नेगोशिएशंस फॉर इंडिपेंडेंस फॉर सम टाइम। दूसरे विश्व युद्ध के कारण अंग्रेजों को स्वतंत्रता के बारे में औपचारिक वार्ताएं कुछ समय तक टालनी पड़ी। Nonetheless, it was the massive Quit India movement which started in 1942 and persisted despite intense repression that brought the British Raj to its knees and compelled its officials to open a dialogue with Indian parties regarding a possible transfer of power. लेकिन 1942 में शुरू हुई विशाल भारत छोड़ो आंदोलन का परिणाम था कि अंग्रेजों को झुकना पड़ा और उसके अफसरों को संभावित सत्ता हस्तांतरण के बारे में भी भारतीय पक्षों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार होना पड़ा। अब है फिफ्थ सब टॉपिक, पोस्ट वॉर डेवलपमेंट्स, यानी कि युद्धोत्तर घटनाक्रम। When negotiations were began again in 1945, the British agreed to create an entirely Indian Central Executive Council, except for the Viceroy and Commander-in-Chief of the Armed Forces, as a preliminary step towards full independence. जब 1945 में दोबारा वार्ताएं शुरू हुई तो अंग्रेज इस बात पर सहमत हुए कि एक केंद्रीय कार्यकारिणी सभा बनाई जाएगी जिसके सभी सदस्य भारतीय होंगे सिवाय वायसराय और सशस्त्र सेनाओं के सेनापति के। Discussions about the transfer of power broke down due to Jinnah
unrelenting demand that the League had an absolute right to choose all the Muslim members of the Executive Council and that there should be a kind of communal veto in the council with decisions opposed by Muslim needing a 2/3 majority. उनकी राय में यह पूर्ण स्वतंत्रता की ओर शुरुआती कदम होगा। सत्ता हस्तांतरण के बारे में यह चर्चा टूट गई क्योंकि जिन्ना इस बात पर अड़े हुए थे कि कार्यकारिणी सभा के मुस्लिम सदस्यों का चुनाव करने का अधिकार मुस्लिम लीग के अलावा और किसी को नहीं है। वे सभा में सांप्रदायिक आधार पर वीटो की व्यवस्था भी चाहते थे। उनका कहना था कि अगर मुस्लिम सदस्य किसी फैसले का विरोध करते हैं तो उसे कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमति से पारित किया जाना चाहिए। Given the existing political situation, the League's first demand was quite extraordinary. For a large section of the nationalist Muslims supported the Congress, its delegation for these discussions was headed by Maulana Azad, and in West Punjab, members of the Unionist Party were largely Muslims. The British had no intention of annoying the Unionists who still controlled the Punjab government and had been consistently loyal to the British. उस समय के राजनीतिक हालात को देखते हुए लीग की पहली मांग काफ़ी आश्चर्यजनक थी क्योंकि राष्ट्रवादी मुसलमानों का एक बड़ा तबका कांग्रेस का समर्थन करता था। इन वार्ताओं में उसके प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व मौलाना आज़ाद कर रहे थे और पश्चिमी पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के सदस्य भी ज़्यादातर मुस्लिम थे। अंग्रेज यूनियनिस्टों के नाराज़ नहीं करना चाहते थे क्योंकि पंजाब सरकार में उन्हीं का दबदबा था और वे अंग्रेज़ों के प्रति लगातार वफादार रहे थे। ऊपर एक फिगर आप लोग देख सकते हैं, महात्मा गांधी विद मोहम्मद अली जिन्ना बिफोर अ मीटिंग विद द वाइसराय नवंबर 1939 का ये फिगर है। मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी का एक मीटिंग से पहले का। प्रोविंशियल इलेक्शंस वेयर अगेन हेल्ड इन 1946। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। द कांग्रेस स्वेप्ट द जनरल कंस्टिट्यूएंसीज कैप्चरिंग 91.3% ऑफ द नॉन मुस्लिम वोट। सामान्य सीटों पर कांग्रेस को एक तरफा सफलता मिली। 91.3% गैर मुस्लिम वोट कांग्रेस के खाते में गए। द लीग सक्सेस इन द सीट्स रिजर्व फॉर मुस्लिम्स वाज इक्वली स्पेक्टेकुलर। इन इट वॉन ऑल 30 रिजर्व constituencies in the center with 86.6% of the Muslim vote and 442 out of 509 seats in the provinces. मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भी ऐसी ही बेजोड़ सफलता मिली। मध्य प्रांत में उसने सभी 30 आरक्षित सीटें जीती और मुस्लिम वोटों में से 86.6% उसके उम्मीदवारों को मिले। सभी प्रांतों की कुल 509 आरक्षित सीटों में से 442 मुस्लिम लीग के पास गई। Only as late as 1946, therefore, did the League establish itself as the dominant party among Muslim voters, seeking to vindicate its claim to be the sole spokesman of India's Muslims. You will, however, recall that the franchise was extremely limited. About 10 to 12% of the population enjoyed the right to vote in the provincial elections and a mere 1% in the election for the Central Assembly. इसका मतलब है कि 1946 में जाकर ही मुस्लिम लीग खुद को मुस्लिम मतदाताओं के बीच सबसे प्रभुत्वशाली पार्टी के रूप में स्थापित कर पाई। अब जाकर वह भारत के मुसलमानों की एकमात्र प्रवक्ता होने का दावा कर सकती थी। लेकिन आपको याद होगा कि इन चुनावों में मताधिकार बेहद सीमित था। आबादी के केवल 10 से 12% तबके को ही प्रांतीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिया गया था। केंद्रीय असेंबली के चुनावों में तो केवल 1% लोगों को ही मताधिकार मिला था। अब है इसका 6th सब टॉपिक है पॉसिबल अल्टरनेटिव टू पार्टीशन, यानी कि विभाजन का एक संभावित विकल्प। इन मार्च 1946 द ब्रिटिश कैबिनेट सेंट अ 3-member मिशन टू दिल्ली टू एग्जामिन द लीग्स डिमांड एंड टू सजेस्ट अ सुटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क फॉर अ फ्री इंडिया। मार्च 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने लीग की मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक उचित राजनीतिक रूपरेखा सुझाने के लिए 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल दिल्ली भेजा। The cabinet mission toured the country for 3 months and recommended a loose 3-tier confederation. इस कैबिनेट मिशन ने 3 महीने तक भारत का दौरा किया और एक ढीले ढाले त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया। इंडिया वाज टू रिमेन यूनाइटेड। इसमें भारत एकीकृत ही रहने वाला था।
It was to have a weak central government controlling only foreign affairs, defense and communications, with the existing provincial assemblies being grouped into three sections while electing the Constituent Assembly. Section A for the Hindu majority provinces and Section B and C for the Muslim majority provinces of the Northwest and Northeast, including Assam respectively. तो ये जिसकी केंद्रीय सरकार काफ़ी कमज़ोर होती और उसके पास केवल विदेश, रक्षा और संचार का जिम्मा होता। संविधान सभा का चुनाव करते हुए मौजूदा प्रांतीय सभाओं को 3 हिस्सों में समूहबद्ध किया जाना था। हिंदुल बहुल प्रांतों को एक पहले समूह में, पश्चिमोत्तर मुस्लिम बहुल प्रांतों को दूसरे और पूर्वोत्तर असम सहित के मुस्लिम प्रांतों को तीसरे में रखा गया था। The sections of groups of provinces would comprise various regional units. They would have the power to set up intermediate level executives and legislatures of their own. प्रांतों के इन खंडों या समूहों को मिलाकर क्षेत्रीय इकाइयों का गठन किया जाना था। माध्यमिक स्तर की कार्यकारी और विधायी शक्तियां उनके पास ही रहने वाली थीं। Initially, all the major parties accepted this plan. शुरुआत में सभी प्रमुख पार्टियों ने इस योजना को मान लिया था, but the agreement was short-lived because it was based on mutually opposed interpretations of the plan. लेकिन यह समझौता ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया क्योंकि सभी पक्षों की इस योजना के बारे में व्याख्या अलग-अलग थी। The Congress wanted that provinces be given the right to join a group. It was not satisfied with the mission's clarification that grouping would be compulsory at first, but provinces would have the right to opt out after the constitution had been finalized and new elections held in accordance with it. मैंने बीच का एक लाइन छोड़ दिया, उसको पढ़ लेते हैं। The League wanted the grouping to be compulsory with Section B and C developing into strong entities with the right to secede from the Union in the future. लीग की मांग थी कि यह समूहबद्धता अनिवार्य हो जिसमें समूह बी और सी के पास भविष्य में संघ से अलग होने का अधिकार होना चाहिए। द कांग्रेस वांटेड दैट प्रोविंसेस बी गिवन द राइट टू ज्वाइन अ ग्रुप। कांग्रेस चाहती थी कि प्रांतों को अपनी इच्छा का समूह चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। इट वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द मिशंस क्लैरिफिकेशन दैट ग्रुपिंग वुड बी कंपल्सरी एट फर्स्ट बट प्रोविंसेस वुड हैव द राइट टू ऑप्ट आउट आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन इन फाइनलाइज्ड एंड न्यू इलेक्शंस हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद इट। कांग्रेस कैबिनेट मिशन के इस स्पष्टीकरण से भी संतुष्ट नहीं थी कि शुरुआत में यह समूहबद्धता अनिवार्य होगी, मगर एक बार संविधान बन जाने के बाद उनके पास समूहों से निकलने का अधिकार होगा और बदली हुई परिस्थितियों में नए चुनाव कराए जाएंगे। अल्टीमेटली देयरफॉर नाइदर द लीग नॉर द कांग्रेस एग्रीड टू द कैबिनेट मिशंस प्रपोजल। इस प्रकार आखिरकार कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को लीग और कांग्रेस दोनों ने ही नहीं माना। This was a most crucial juncture before after this partition became more or less inevitable, with most of the Congress leaders agreeing to it, seeing it as a tragic but unavoidable. Only Mahatma Gandhi and Khan Abdul Ghaffar Khan of the NWFP continued to firmly oppose the idea of partition. यह एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था क्योंकि इसके बाद विभाजन कमोबेश अपरिहार्य हो गया था। कांग्रेस के ज़्यादातर नेता इसे त्रासद मगर अवश्यम भावी परिणाम मान चुके थे। केवल महात्मा गांधी और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के नेता खान अब्दुल गफर खान ही अंत तक विभाजन का विरोध करते रहे। टुवर्ड्स पार्टीशन यानी विभाजन की ओर। 7th सब टॉपिक। आफ्टर विदड्रॉइंग इट्स सपोर्ट्स टू द कैबिनेट मिशन प्लान द मुस्लिम लीग डिसाइडेड ऑन डायरेक्ट एक्शन फॉर विनिंग इट्स पाकिस्तान डिमांड। कैबिनेट मिशन योजना से अपना समर्थन वापस लेने के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग को अमली जामा पहनाने के लिए मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को अमली जामा पहनाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही करने का फैसला लिया। It announced 16 August 1946 as Direct Action Day. On this day, riots broke out in Calcutta, lasting several days and leaving several thousand people dead. By March 1947, violence spread to many parts of the northern India. पार्टी ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान किया। उसी दिन कलकत्ता में दंगा भड़क उठा जो कई दिनों तक चला और उसमें कई हजार लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के बहुत सारे भागों में हिंसा फैल चुकी थी। It was in March 1947 that the Congress High Command voted for dividing the Punjab into two halves, one with Muslim majority and the other with Hindu or Sikh majority, and it asked for the application of a similar principle to Bengal. By this time, given the members'
Given the numbers game, many Sikh leaders and congressmen in the Punjab were convinced that partition was a necessary evil, otherwise they would be swamped by Muslim majorities and Muslim leaders would dictate terms. मार्च 1947 में कांग्रेस हाई कमान ने पंजाब को मुस्लिम बहुल और हिंदू सिख बहुल दो हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी। कांग्रेस ने बंगाल के मामले में भी यही सिद्धांत अपनाने का सुझाव दिया। अंकों के खेल में उलझकर पंजाब के बहुत सारे सिख नेता और कांग्रेसी भी इस बात को मान चुके थे कि अब विभाजन अनिवार्य विकृति है जिसे टाला नहीं जा सकता। उनको लगता था कि अविभाजित पंजाब में मुसलमानों से घिर जाएंगे और उन्हें मुस्लिम नेताओं के रहम पर जीना पड़ेगा, इसीलिए वे भी कमोबेश इस फैसले के हक में थे। In Bengal, too, a section of Bhadralok Bengali Hindus who wanted political power to remain with them began to fear the permanent tutelage of Muslim, as one of their leaders put it. Since they were in a numerical minority, they felt that only a division of the province could ensure their political dominance. बंगाल में भी भद्रलोक बंगाली हिंदुओं का जो तबका सत्ता अपने हाथ में रखना चाहता था वह मुसलमानों की स्थायी गुलामी उनके एक नेता ने यही शब्द कहे थे कि आशंका से भयभीत था। संख्या की दृष्टि से वे कमजोर थे, इसीलिए उनको लगता था कि प्रांत के विभाजन से ही उनका राजनीतिक प्रभुत्व बना रह सकता है। और हमारा 7th सब टॉपिक खत्म हो गया। अब है हमारा 4th टॉपिक, जो कि आप लोग देख सकते हैं, द विड्रॉल ऑफ लैंड एंड ऑर्डर। तो इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि कानून व्यवस्था का नाश। इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को फैला दीजिए। एकदम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलता है आपको इस वीडियो में, इस चैनल पे। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।